गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ग्रामर में एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्ण विच्छेदन। आई नो कि आपने बहुत बार वर्ण विच्छेदन किया होगा, है ना। लेकिन कैसे करते हो कि मैम करे तो आप पीछे पीछे करते हो। मैं चाहती हूँ कि आप खुद से वर्ण विच्छेदन करना सीखो ताकि कोई भी वर्ण है आप उसका विच्छेदन कर सको। ठीक है। देखो, शब्दों के वर्ण क्रम को वर्तनी कहते हैं। ठीक है, मतलब कि कौन सा वर्ण किसके बाद आएगा। सपोज कि आपको भारत ही बोलना है तो र भा त कुछ भी बोलोगे तो ये सही शब्द नहीं बनेंगे ना। तो इसका क्या हो जाएगा, वर्तनी गड़बड़ा जाएगा। तो क्या बोलते हैं, शब्दों के वर्ण क्रम को वर्तनी कहते हैं। ठीक है। अब देखो, ये एक एक वर्ण को क्रम से अलग करना वर्ण विच्छेदन कहलाता है। आप जो वर्ण को क्रम से एक एक वर्ण को जो अलग करते हो ना, वही वर्ण विच्छेदन कहलाता है। तो सपोज कभी भी आता है कि वर्ण विच्छेदन करो, तो इसका क्या मतलब है कि आपको जो वर्ण दिए गए हैं उसके एक एक वर्ण को क्या करना है, आपको अलग अलग करके बताना है। उस वर्ण में कौन सा मात्रा है, कौन से वर्ण आए हैं, इसी को क्या बोलते हैं, वर्ण विच्छेदन कहते हैं। याद रहेगा, एक एक वर्ण को क्रम से अलग करना वर्ण विच्छेदन कहलाता है। आप उस वर्ण को जो विच्छेदन करोगे तो उसको क्रम से करना है। जो वर्ण जिसके बाद आया है उसी वर्ण को उसी क्रम से लिखना है, और जिसमें जिस मात्रा का प्रयोग होता है ना, उस मात्रा का ही प्रयोग करते हैं। जैसे कु है तो अब क के बाद छोटी ऊ की मात्रा या बड़ी ऊ की मात्रा लिखोगे। की है तो क के बाद बड़ी ई की मात्रा या छोटी ई की मात्रा लिखोगे। मी है तो म के बाद छोटी ई की मात्रा या बड़ी ई की मात्रा लिखोगे। फिर मान लो कमल का आप कर रहे हो तो क अ, फिर म आएगा, फिर अ आएगा, फिर ल, फिर अ। मीन्स कि जब आप वर्णों को विच्छेद करोगे तो वर्णों का क्रम वही होना चाहिए जिस जिस रूप में आपको वो दिया गया है। आप क्रम उसका नहीं बदलोगे। ठीक है। एक एक वर्ण को क्रम से अलग करना वर्ण विच्छेदन कहलाता है। अब देखो, उदाहरण के लिए देखो, आप भारत का वर्ण विच्छेदन किस प्रकार होगा। देखो, अब देखो भारत है आपके सामने, तो अब देखो भारत कितने वर्णों से बना है, भा र त। लेकिन जब आप इसका वर्ण विच्छेदन करोगे तो क्रम से ही करना। सबसे पहले भ आएगा, तो भ में कौन सी मात्रा आई है, आ। तो भ में लिखोगे भ जोड़ आ, भा हो गया। फिर र में कौन सा मात्रा है, र के साथ अ है। आपको पता है ना, कोई भी व्यंजन वर्ण स्वर्ण वर्ण की सहायता से नहीं बोले जाते हैं ना। तो यहाँ पे र क्या हुआ, आपका व्यंजन हुआ, और अ क्या हुआ, स्वर हुआ। तो जब आप वर्ण को तोड़ोगे तो स्वर व्यंजन सब साथ साथ चलेंगे। ठीक है। जैसे भ में आ था तो आपने आ लिखा, र में अ है तो आप अ लिखोगे, त में अ है तो आप अ लिखोगे। आई समझ में बात। तो आप कैसे करोगे, पहले तो वर्णों के क्रम को ध्यान दोगे, फिर वर्ण जिस मात्रा के साथ मिलकर बने हैं उस मात्रा को भी आपको अलग करना है। जैसे देखो, भ में आ था तो मैंने भ जोड़ अ लिखा, र में अ था तो र जोड़ अ लिखा, त में अ था तो मैंने त जोड़ अ लिखा। अब देखो, अब है क्रम। क्रम क्रम में देखो, क्र सबसे पहले क्र है। क्र में क्या क्या है, क है, र है और अ है। क्र तीन वर्णों से बना है, क र अ, क्र हो गया। फिर म है, फिर म में क्या है, अ है ना, तो म जोड़ अ। याद रखना, कोई भी व्यंजन वर्ण स्वर्ण की सहायता से नहीं बोले जाते। जैसे क है, क आपका व्यंजन हुआ, लेकिन अ जो क्या हुआ, स्वर हुआ। म है, व्यंजन हुआ, अ क्या है, स्वर है। जब आप वर्णों को अलग करोगे तो स्वर व्यंजन अलग अलग होंगे, और क्या होगा, मात्राएं भी अलग अलग होगी। ठीक है। जैसे क्र में क र अ था, म में म जोड़ अ था। ओके। देखो, इसी तरह वर्ण विच्छेदन का मान लो वर्णों को जोड़कर भी लिखने बोल दे तो भी तो कोई अर्थ नहीं है ना। आप देखोगे कि भ है, र है, त है, भारत, तो आप भारत लिख दोगे, है ना। अब वैसे बेटा, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि छ, त्र, ज्ञ, ये सब जो है ना, ये सब बहुत सारे वर्णों को मिलाकर एक साथ, सब एक ही वर्ण बहुत सारे वर्णों को मिलकर बने हैं। तो ये आपको हमेशा लर्न करके रखना पड़ेगा, याद करके रखना पड़ेगा। देखो, छ, ठीक है। इसके पहले के पीडीएफ में मैं भेजूंगी एक पीडीएफ, आप दादा बने खिलाड़ी मैंने नहीं भेजा है, तो उसमें ये छत्र क्या द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं वो मैंने आपको भेजा है। ठीक है, तो आप देख लेना, ये है ना द्वित्व व्यंजन,
ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारे व्यंजन से मिलकर बने हैं, ये इसलिए इन्हें द्वितीय व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, देखो जैसे छ, तो कितने व्यंजन से बना है, देखो क, श और अ, दो व्यंजन से मिलकर बना है ना, इसलिए इसको द्वितीय व्यंजन भी कहते हैं। तो छ आपके कितने व्यंजन से मिलकर बना है, दो व्यंजन से मिलकर बना है, क और श, तो ये क्या हो गया, द्वितीय व्यंजन कहलाते हैं। ये आपको लर्न करके याद करके रखना पड़ेगा। फिर देखो त्र में कौन से व्यंजन है, त है, र है और अ है। ठीक है, त्र, ये भी देखो दो व्यंजन से बने ना, त और र। तो जब आप इसको अलग करोगे तो आपको व्यंजन याद करने पड़ेंगे। छ तो में तो क, श, अ है, आपको तो नहीं पता चलेगा जब तक कि आपको लर्न नहीं होगा कि छ दो व्यंजन से मिलकर बना है, क और श, है ना। त्र तो पता चल रहा है, त और र से मिलकर त्र बना है। देखो व्यंजन और स्वर सब ये अलग अलग हो रहे हैं। ज्ञ भी देखो, ज और य और अ से मिलकर बना है, ये द्वितीय व्यंजन, ज्ञ भी द्वितीय व्यंजन है, ज, य और अ। ठीक है, ये हो गया द्वितीय व्यंजन। अब देखो श्र, श्रीमान वाला श्र है ये। ठीक है, तो ये किससे बना है, तलव्य श, र और अ से, तलव्य श, र और अ से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है द्वितीय व्यंजन। द्वितीय व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जो दो व्यंजन से मिलकर बनते हैं, जैसे छ, तो छ कौन से व्यंजन से मिलकर बना है, क, श और अ, और तो आपको पता ही चलता है, बट क और श याद रखना। फिर त्र भी त और र और अ से मिलकर बना है, ज्ञ, ज, य और अ से मिलकर बना है, स्र, श, र और अ से मिलकर बना है। याद रहेगा ना आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है द्वितीय व्यंजन। बार बार बड़े होने तक भी आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि हिंदी में ये सब बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, है ना। अभी देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। वर्ण विच्छेदन के कुछ और उदाहरण देखिए, मैं आपको बताती हूँ। अब देखो, जब आप क्षमा बोलते हो तो इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो सबसे पहले आपको तो याद करना पड़ेगा कि छ में कौन कौन से व्यंजन आते हैं। तो सब दो व्यंजन कौन कौन से थे, क और श। उसके बाद अ, तो स्वर तो आएगा ही, कोई भी व्यंजन स्वर की सहायता के बिना तो नहीं बोले जाते हैं। तो क, श और अ, तो छ बना क, श और अ से। फिर माँ के लिए म और आ, म हो गया व्यंजन, आ हो गया स्वर, माँ। देखो आप बोलने से भी आपको पता चलता है कि आ रहा क्या आ रहा है ना। तो क्षमा में कौन कौन से वर्ण आए, क, जोर श, जोर अ, जोर म, जोर अ। ठीक है, फिर है मित्र। मित्र में देखो पहले तो आपको मी का बनाना पड़ेगा, तो मी में क्या आया, म, और म में ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा है ना, तो आप इसमें म जोड़ छोटी ई लिखोगे, तो मी हो गया। ठीक है, अब त्र पे चलते हैं। त्र आपको ऊपर ही मैंने बताया ना, त्र, त और र दो व्यंजन से मिलकर बने हैं और साथ में स्वर अ, तो त जोर र जोर अ क्या बन गया, मित्र। ओके, पहले आप मी पे आओ, तो मी किससे बना है, म और छोटी, तो आप लिख दिया म जोर छोटी। फिर त्र किससे बना है, त जोर र जोर अ से, तो मित्र हो गया। नेक्स्ट है देखो विज्ञान। अब विज्ञान में देखो वी तो आप आसानी से कर लोगे, व जोर छोटी तो क्या बना, वी। लेकिन ज्ञान के लिए आपको ज्ञ को पता होना चाहिए किस किस से बना है, ज से, य से और आ तो होगा ही। तो आपको छ, त्र, ज्ञ ये सब कौन कौन से व्यंजन से मिलकर बना, आपको ये लर्न कराना पड़ेगा, तभी आप वर्णों को अलग कर पाओगे। और आपके वो दादा बने खिलाड़ी में ये सब है भी ग्रामर में, मैंने आपको सेंड किया है, देखना करूँगी। विज्ञान में देखो व जोर ई जोर य जोर आ जोर न जोर अ। अब देखो वी के लिए व जोरी, ज्ञा के लिए ज्ञ जोर इ जोर अ और न के लिए न जोर अ, विज्ञान। ओके, नेक्स्ट देखो श्रम। श्र किससे किससे बना है, तो पहले तो आपको ये याद करना पड़ेगा कि श्र किससे बना है, तो आपको मैंने ऊपर बताया ना, श जोर र जोर अ से श्र बना है। उसके बाद आएगा म के लिए म जोर अ, हो गया श्रम। श जोर र जोर अ जोर म जोर अ, उज्ज्वल। अब देखो उज्ज्वल में देखो दो बार ज है ना, उ जोर ज जोर ज जो। अब देखो ये ज के बाद हम लोगों ने अ नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि ये दो दो आधे ज मिलकर पूरा ज बना रहे हैं ना, तो इसलिए मैंने दो बार ज लिखा देखो, लेकिन अ नहीं लिखा। उ जोर ज जोर ज, ठीक है। फिर उज हो गया, उसके बाद वल।
व जोर अ जोर ल जोर अ। अब देखो, लेकिन एक बात आप याद रखना, जब भी आप वर्ण विच्छेदन करते हो तो हलंत जरूर देना है, क्योंकि जब ये वर्ण टूटते हैं ना तो आधे हो जाते हैं, तो आपको सब में क्या लिखना है, हलंत जरूर देने हैं। देखो मैंने सब में हलंत दिया हुआ है, देखो है ना। ऊ जोर ज जोर न, क्योंकि आप तोड़ रहे हो ना, तो अभी तो अब क्या है कि स्वर और व्यंजन तो अलग हो रहे हैं। अब क्या होता है कि स्वर व्यंजन मिलकर ही कोई भी जो स्वर है वो व्यंजन कोई भी जो व्यंजन है वो स्वर की सहायता के नहीं बिना नहीं, और ये स्वर व्यंजन तो अलग हो रहे हैं, इसलिए हम लोग नीचे हलंत दे रहे हैं। इसका मतलब ये अभी आधा आधा है, ठीक है। अब देखो इसलिए जब भी वर्ण विच्छेद करदन करो तो हलंत देना मत भूलना। ये जो नीचे सारे लाइन्स है ना वो हलंत कहलाते हैं। अब देखो उज्ज्वल में ऊ जोर ज जोर ज जोर व जोर ल जोर अ, ठीक है। नेक्स्ट देखो समान, सा तो आपको पता चल रहा है। अब देखो ये इजी है, जब छ त्र ग ज्ञ ये द्वितीय व्यंजन आते हैं ना तो आपको याद करना पड़ेगा, बाकी सब तो इजीली हो जाएगा। समान में देखो स जोर आ सा हो गया, मा म जोर आ मा, न जोर न। देखो सबके नीचे हलंत है ना, क्योंकि ये टूट रहे हैं, स्वर व्यंजन अलग हो रहे हैं, ये आधे आधे हैं, इसलिए सबके नीचे हलंत ये शो करता है कि ये क्या है, वर्ण क्या है, आधे हैं अभी, ठीक है। तो ये हो गया समान। अब देखो रूप, रूप में क्या है, र है और बरी हु है, तो र जोर बरी हु जोर प जोर अ, रूप हो गया। गुरु, ग जोर उ जोर र जोर उ, गुरु हो गया। ये सब तो सिंपल है बेटा, ये तो हो जाएगा। थोरी, थ में जोर ओ थो हो गया, और र जोर बरी ई हो गया री, ओके। देखो फिर मैं फिर से आपको बताती हूँ। द्वितीय व्यंजन जैसे छ है, वो द्वितीय व्यंजन वो होते हैं जो दो व्यंजन से मिलकर बनते हैं। जब आप इनके वर्णों को अलग करते हो तो आपको ये याद करना पड़ेगा कि छ जो है वो क और श से बना है, ज्ञ जो है वो ज और य से बना है, त्र जो है वो त और र से बना है, और स्र जो है वो श और र से बना है। और आज साथ में आप स्वर तो लिखोगे ही, जैसे अ छ, तो क जो श जो र, ज्ञ ज जोर इया जोर अ, त्र त जोर र जोर इया, श्र श जोर र जोर अ। एक बार मैं फिर से बोलते देखो, क्षमा, क जोर श जोर अ जोर म जोर अ। मित्र में म मी के लिए म जोर ई, त्र के लिए त जोर र जोर अ। विज्ञान में वी के लिए व जोर ई, ज्ञान के ज्ञा के लिए ज जोर इया जोर आ, और न के लिए न जोर अ। सब में हलंत देना। श्रम, श्र के लिए श जोर र जोर अ, और म के लिए म जोर अ। उज्ज्वल, ऊ जोर ज जोर ज, दो ज छोटे ज मिलकर बड़े ज बना रहे हैं, ठीक है, इसलिए अ नहीं आया है ज के साथ। ऊ जोर ज जोर ज जोर व जोर अ जोर ल जोर अ। समान, स जोर आ जोर म जोर आ जोर न जोर अ हो गया समान। फिर देखो रूप, र जोर ऊ जोर प जोर अ, क्या हो गया, रूप। नेक्स्ट है गुरु, ग जोर ऊ जोर र जोर उ, क्या हो गया, गुरु। फिर है थोरी, थोरी का होगा थ जोर ओ जोर, थ जोर ओ जोर, और क्या हो गया, र आ के लिए र जोर ई, है ना, थोरी। थो के लिए था जोर ओ, और री के लिए र जोर ई, तो ये हो गया थोरी, ओके। नेक्स्ट देखो, देखो यहाँ पे आपका वर्ण विच्छेदन खत्म हुआ। आई थिंक आपको वर्ण विच्छेदन समझ में आ गया हो। अब जब भी आपको वर्ण विच्छेदन करने आए तो समझ जाना, जितने भी वर्णों से वो बना हुआ उसके सारे वर्णों को आपको क्रम से बस अलग कर देना है। साथ में आपको जोर का प्लस का साइन देते जाना है, और नीचे साथ में क्या करना है, हलंत भी लगाते जाना है। और फिर द्वितीय व्यंजन जैसे मैंने बताया कि छ किससे मिलकर बना है, त्र किससे मिलकर बना है, ज्ञ किससे मिलकर बना है, श्र किससे मिलकर बना है, ये आपको लर्न करके रखना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे, ठीक है। अब मैं आपको इसी में एक छोटा सा और एक ग्रामर का पोर्शन पढ़ाने जा रही हूँ, जो आप हमेशा करते हो, लेकिन मैंने सोचा कि उत्तर आपको पता और याद हो ना, मैं करवा देती हूँ। लिंग याद है आपको, आप लिंग पढ़ते हो ना हमेशा, कि लिंग चेंज करो, स्त्रीलिंग बनाओ या पुल्लिंग बनाओ, ऐसा पढ़ते हो ना। तो यही मैं अभी क्या कर रही हूँ कि आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग क्या करती हूँ ज़रा बता देती हूँ, ठीक है, ताकि आप खुद से आइडेंटिफाई कर सको कि स्त्रीलिंग कौन है और पुल्लिंग कौन है, ठीक है। पहला मैंने वर्ण विच्छेदन पढ़ाया था, ठीक है,
जिसमें आप वर्णों को क्रम से अलग करते हो। अभी मैं आपको लिंग पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अब देखो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ पढ़ाती हूँ। देखो, विकार से तात्पर्य होता है परिवर्तन या भेद। आपको मैंने अव्यय में भी बताया था ना कि जिसमें चेंजिंग आता है उसको विकार कहते हैं, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, लिंग के बारे में देखो, मैं लिंग पढ़ा रही हूँ, ठीक है। पहले मैं डेफिनेशन पढ़ा दूँ तो आपको पता रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल पहले देखो, कबूतर बैठा है, कबूतरी दाने चुग रही है। देखो कबूतर बैठा है लेकिन कबूतरी क्या कर रही है, दाने चुग रही है। दूसरा, माँ खाना खिला रही है, पिताजी खाना खा रहे हैं। रही और रहे पे ध्यान दो, हैं और रही पे ध्यान दो, है ना। भाई बैठा है, बहन खेल रही है। इस पेड़ का पत्ता बड़ा है, गुलाब की पत्ती छोटी है ना। फिर देखो, फिर से देखो, कबूतर बैठा है, कबूतरी दाने चुग रही है। माँ खाना खिला रही है, पिताजी खाना खा रहे हैं। भाई बैठा है, बहन खेल रही है। इस पेड़ का पत्ता बड़ा है, गुलाब की पत्ती छोटी है। इस वाक्य में कबूतर, पिताजी, भाई और पत्ता जो बोध करा रहे हैं ना, वो पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, ठीक है। कि आपको पता चल रहा है कि ये सब क्या है, पुरुष जाति के वर्ग है, यानी पुल्लिंग है। जबकि कबूतरी, माँ, बहन और पत्ती जो बोध करा रहे हैं ना, वो स्त्री शब्द के, स्त्री जाति के शब्द हैं। पता चला आपको। तो अब देखो इसका डेफिनेशन देखो, शब्द का वह रूप जो हमें शब्द के पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति के होने का बोध कराता है, लिंग कहलाता है। याद रखो, शब्द का वह रूप जो हमें शब्द के पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का बोध कराता है, लिंग कहलाता है। तो आपसे कोई पूछे कि लिंग किसे कहते हैं, तो आप क्या कहोगे, शब्द का वह रूप जो हमें शब्द के पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति होने का बोध कराता है, वह लिंग कहलाता है। ओके, क्या बोध कराता है कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसे ही क्या कहते हैं, हम लिंग कहते हैं। लिंग केवल दो ही प्रकार के होते हैं, जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं है, और दूसरा जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं। व्याकरण में इनके नाम हैं पुल्लिंग यानी मैस्कुलिन और स्त्रीलिंग यानी फेमिनिन। ओके, तो शब्द का वह रूप जो हमें शब्द के पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति के होने का बोध कराता है, लिंग कहलाता है। लिंग केवल दो प्रकार के होते हैं, एक तो वो होगा जो आपको पुरुष जाति का बोध कराए, तो आप उसको क्या कहोगे, पुल्लिंग कहोगे। और दूसरा जो स्त्री जाति का बोध कराता है, आप उसको स्त्रीलिंग क्या कहोगे। जैसे आप बॉय हो तो आप मैस्कुलिन हो, गर्ल हो तो फेमिनिन हो। ओके, याद रखना। अब देखो पुल्लिंग, देखो शब्द का वह रूप जो हमें उसके पुरुष जाति होने का बोध कराता है, पुल्लिंग कहलाता है। जैसे देखो यहाँ पे आपके सामने क्या क्या एग्जाम्पल है, देखो एक मोर है ना, जैसे एक सिंह है और एक क्या है, मोर है। ओके, एक दो एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। जैसे सिंह और मोर, ये दोनों क्या हैं, मैस्कुलिन है, पुल्लिंग है। तो शब्द का वह रूप जो हमें उसके पुरुष जाति का बोध कराता है, पुल्लिंग कहलाता है। जैसे सिंह है, मोर है। और भी एग्जाम्पल दो मुझे, चलो। अभी अगर मैं क्लास में होती तो आपसे बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए ना, तो आप बोलते कि बॉय बोलते, है ना, सर बोलते, ये सब जो है ना वो क्या है, वो मैस्कुलिन है यानी पुल्लिंग है। अब स्त्रीलिंग देखो, शब्द का वह रूप जो हमें उसकी स्त्री जाति का बोध कराता है, स्त्रीलिंग कहलाता है। जैसे सिंहनी और मोरनी। अब देखो, शब्द का वह रूप जो आपको यह बताए कि ये स्त्री है, स्त्री जाति का बोध कराए, वो क्या कहलाता है, स्त्रीलिंग कहलाता है। ठीक है बेटा, शब्द का वह रूप जो हमें उसके स्त्री जाति होने का बोध कराता है, स्त्रीलिंग कहलाता है। जैसे सिंहनी और मोरनी। ये आपको लर्न करो, ऐसा ज़रूरी नहीं। अगर आपको डेफिनेशन लिखना हो तो आप खुद से भी लिख सकते हो, है ना, कि शब्द का वह रूप जिसे स्त्री होने का, जाति के होने का पता चले, उसके स्त्रीलिंग कहते हैं। और शब्द का वह रूप जिसे पुरुष जाति के होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं, मैस्कुलिन और फेमिनिन। आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, जेंडर पढ़ा है ना, हिंदी में उसको लिंग कहते हैं, इंग्लिश में उसको जेंडर कहते हैं। मैस्कुलिन, फेमिनिन पढ़ा है ना। अब देखो, जब आपको लिखना हो, मैं जब PDF भेजूँगी तो बस इतने ही थोड़ा सा भेजूँगी, आप बस एक डेफिनेशन लिखोगे
कौन वाला पता है ना, ये वाला, कि शब्द का वह रूप जो हमें शब्द के पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति का होने का बोध कराता है लिंग कहलाता है। लिंग दो प्रकार के होते हैं, जो पुरुष जाति का बोध कराए हुए वो पुल्लिंग, और जो स्त्री जाति का बोध कराए हुए स्त्रीलिंग। बस इतने ही लिखना आपको। मैं एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा डालती हूँ ताकि आपको पता चले, लेकिन लिखने में आपको ज़्यादा नहीं डालना। उसके बाद क्या करोगे आप, ये पुल्लिंग का डेफिनेशन कि शब्द का वह रूप जो हमें उसके पुरुष जाति का बोध कराता है पुल्लिंग कहलाता है। जैसे मोर और सिंह और स्त्रीलिंग, इस शब्द का वह रूप जो उसकी स्त्री जाति का बोध कराता है स्त्रीलिंग कहलाता है, जैसे सिंहनी और मोरनी। बस इतने ही लिखोगे सफिशियंट है ना ये। लेकिन एक्सप्लेन मैं आपको ज़्यादा इसलिए करती हूँ ताकि आपको स्पष्ट हो जाए, आप समझ जाओ। अब देखो लिंग की पहचान कैसे करोगे। सपोज आपको ये दे दे, बहुत सारे नेम दे दे, आपको बोले कि लिंग का निर्धारण करो, कौन स्त्रीलिंग और कौन पुल्लिंग है, तो आपको क्या ध्यान देना है, ध्यान से सुनो। प्राणीवाचक शब्दों में लिंग की पहचान करना आसान है। अगर लिविंग थिंग है कोई, है ना, कोई लिविंग थिंग है तो आप कोई ऑर्गेनिज्म है तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे, किंतु वस्तु और पदार्थों का लिंग जानना कठिन है। इसके लिए भाषा की परंपरा को जानना चाहिए। लेकिन अगर आपके सामने नॉन लिविंग थिंग आ जाए तो आपको आइडेंटिफाई करने में कि ये मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है आपको प्रॉब्लम होगा। तो इसके लिए कुछ बातें हैं। लिंग जानने के कुछ नियम इस प्रकार हैं, देखो, जैसे देश, दिन, भारतीय महीना, वृक्ष, समुद्र, ग्रह, पर्वत, रत्न, ये सब जितने नाम है ना बेटा सब पुल्लिंग में ही आते हैं, याद रखना। कितना आसान हो जाएगा आपके लिए आइडेंटिफाई करना। देखो देशों, दिनों, भारतीय महीनों, वृक्षों, समुद्रों, ग्रहों, पर्वतों और रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे देखो देश, आप कोई भी नाम बोल दो, भारत, चीन, पाकिस्तान, अमेरिका, ये सब क्या होंगे, ये सब पुल्लिंग होंगे। तो ध्यान रखना कि अगर किसी देश का नाम आता है तो वो क्या होगा, पुल्लिंग होगा। ठीक है। फिर दिन, जैसे आप सोमवार बोलते हो, मंगलवार बोलते हो, बुधवार बोलते हो, जो भी दिन का नाम बोलो वो सभी क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। तो देश का नाम पुल्लिंग, सब दिन का नाम पुल्लिंग। फिर है भारतीय महीने, जैसे कि आप हिंदी में भी बोलोगे ना, चैत्र, आषाढ़, सावन, भादो, ये सब क्या होंगे, पुल्लिंग होगी। ठीक है। फिर वृक्ष, आप किसी ट्री का नाम बोलो, बरगद, पीपल, नीम, अशोक, कोई भी, वो क्या कहलाएंगे, सब पुल्लिंग कहलाएंगे। फिर जब आप ग्रह, सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट का नाम बोलोगे ना, शुक्र, मंगल, चंद्र, शनि, सिर्फ पृथ्वी को छोड़कर, हमारी जो पृथ्वी है ना वो स्त्रीलिंग है, क्योंकि हमारी पृथ्वी तो बहुत यूनिक प्लैनेट है। ठीक है। तो बाकी सब जितने ग्रह हैं सब मैस्कुलिन होंगे, लेकिन हमारा जो अर्थ है, पृथ्वी है, वो क्या होगा, फेमिनिन। हमारी पृथ्वी क्या है, स्त्रीलिंग है। पर्वत, जैसे हिमालय, विंध्याचल, कोई भी माउंटेन का नाम लो तो सब क्या आएंगे, मैस्कुलिन यानी पुल्लिंग में आएंगे। रत्न, आप हीरा लो, मोती लो, पन्ना लो, सब मूंगा लो, नीलम लो, ये सब क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे, सब पुल्लिंग में आएंगे। तो देखो आपके लिए आइडेंटिफाई करना कितना इजी हो जाएगा, है ना, कि अगर कोई देश का नाम है, कोई दिन का नाम है, भारतीय महीने का नाम है, वृक्ष का नाम है, ग्रह का नाम है, पर्वत का नाम है, या फिर रत्न का नाम है, तो ये सब क्या है, पुल्लिंग है। ये सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग जब लिविंग हो तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे, लेकिन अगर आपके सामने नॉन लिविंग थिंग आ जाए तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो बस ये सब बातें याद रखना, तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाओगे। अब देखो और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देखो जो अभी ये बता रहा है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट, आप तुरंत समझ जाओगे। अगर देखो किसी शब्द के अंत में ना अगर आओ आए, पा आए, पन आए, तो आए, आवा आए, और आए, खाना आए, दान आए, वाला आए, एरा आए, ये सब प्रत्यय पुल्लिंग होते हैं। तो किसी शब्द का ना अंत देखना, बहाव पुल्लिंग, बुढ़ापा पुल्लिंग, बचपन पुल्लिंग, लघुत्व पुल्लिंग, दिखावा पुल्लिंग, हथौड़ा पुल्लिंग, पागलखाना पुल्लिंग, पानदान पुल्लिंग, सपेरा, ये सब क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। अब देखो जितने भी नदियों के नाम आते हैं वो सब स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे आप जो भी बोलोगे, जैसे मैंने पर्वत के नाम बोले वो सारे पुल्लिंग होंगे, लेकिन नदियों का नाम जब भी आएगा तो वो स्त्रीलिंग होंगे। गंगा, यमुना, नर्मदा, है ना, हिंदी, अंग्रेजी, और जैसे बोली, जैसे आप जो भाषा बोलते हो, हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, ये सब भी क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। तो याद रहना स्त्रीलिंग क्या होंगे, जितने भी नदियों के नाम हो या फिर आपके भाषाओं के नाम हो, ये सब क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। ठीक है।
मैंने बोला याद रखना, पहाड़, दिन, देश ये सब पुल्लिंग, लेकिन नदी, भाषा, बोली ये सब स्त्रीलिंग। अब देखो, ता, आवट, आहट, इया, नी, इनी, पता जिस सारे शब्द के लास्ट में अगर ई आता है, छोटी या बड़ी, तो सब स्त्रीलिंग शब्द होंगे, ये तो आपको पता ही चल जाएगा। महानता, इधर देखो, महानता भी स्त्रीलिंग है। ता है तो भी देखना, ये लग रहा पुल्लिंग जैसा लेकिन है स्त्रीलिंग वर्ड, याद रखना। घबराहट, ये भी देखो पुल्लिंग जैसा लग रहा है बेटा, लेकिन है ये स्त्रीलिंग, ठीक है। भूरिया, मोरनी, मानिनी, ये तो पता चल रहा। पंडितानी, गुरियाइन, लालिमा, गायिका, श्रीमती, बल्लवती, ये सब तो पता करना कि जब अगर लास्ट में आ आए या ई आए तो ये सब वर्ड शब्द क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। अब देखो तो इसमें ये अलग से कौन सा था, जैसे महानता में आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हो। फिर जैसे कि आप ये घबराहट, ये तरावट, ये सारे शब्द ऐसे हैं जो पुल्लिंग लग रहे हैं लेकिन असल में ये स्त्रीलिंग है। लेकिन बाकी सब तो आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा। अगर किसी शब्द के अंत में ई की मात्रा आती है तो वो स्त्रीलिंग है। नदी के नाम आते हैं तो स्त्रीलिंग है, लिपियों के नाम आते हैं तो स्त्रीलिंग है, भाषाओं के नाम आते हैं तो वो स्त्रीलिंग है। तो अभी आई थिंक कि आप आसानी से आइडेंटिफाई कर लोगे ना बेटा। तो अभी मैंने आपको जो बताया वो सारी बातें याद करना, उस आधार पे आप आसानी से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का भेद कर लोगे। फिर से मैं एक बार आपको रिपीट कर देती हूँ। देखो, अगर आपको लिंग का डेफिनेशन बताना है तो आप बताओगे, परिभाषा बताना है तो आप बताओगे, शब्द का वह रूप जो हमें शब्द के पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति के होने का बोध कराता है लिंग कहलाता है। ओके। अब आप लोगों के लिंग केवल दो प्रकार के होते हैं, एक वे जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, दूसरा वे जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं, जैसे कि हो गया पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है। अब जो पुरुष जाति का बोध कराएंगे वो पुल्लिंग, और जो स्त्री जाति का बोध कराएंगे वो स्त्रीलिंग। अगर आप बॉय हो तो पुल्लिंग, गर्ल हो तो स्त्रीलिंग। इंग्लिश में भी आपने जेंडर में पढ़ा होगा, मैस्कुलिन, फेमिनिन, बस वही है ये। शब्द का वह रूप जो हमें पुरुष जाति का बोध कराता है पुल्लिंग कहलाएगा, है ना। किसी का भी एग्जाम्पल ले लो आप, वो सब पुल्लिंग ही होगा, चाहे मोर हो, शेर हो, है ना, बैल हो, घोड़ा हो, सब क्या होंगे, पुल्लिंग ही होंगे। अब स्त्रीलिंग में क्या होगा, शब्द का वह रूप जो आप उसके स्त्री जाति का बोध कराएगा वो स्त्रीलिंग कहलाएगा, जैसे सिंहनी हो गया, मोरनी हो गया, ठीक है। अब लिंग की पहचान करने के मैंने नियम बताए, जैसे अगर देश के नाम आए, दिन के नाम आए, भारतीय महीने के नाम आए, वृक्ष के नाम आए, ग्रह के नाम आए, पर्वत के नाम आए, रत्न के नाम आए, तो ये सब क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। आपको एकदम ध्यान देना है कि देश का नाम है पुल्लिंग है, सप्ताह के नाम है पुल्लिंग है, पर्वत के नाम है पुल्लिंग है, रत्न का नाम है तो पुल्लिंग है। फिर देखो अगर लास्ट में आता है कि आव आता है, जैसे बूढ़ा बहाव, बुढ़ापा, बचपन, लघुत्व, हथौड़ा, पानदान, मतलब जितने भी लास्ट में आओ, पन, त्व, आव, ये सब आए, ये सब शब्द पुल्लिंग शब्द। आपको बोलने से भी पता चल जाता है, ये तो खैर साफ हो रहा है, साफ पता चल रहा है। लेकिन अब देखो स्त्रीलिंग का मैंने क्या बताया, अगर कोई नदी का नाम आए, कोई लिपि का नाम आए, कोई भाषा का नाम आए, तो सब क्या कहलाएंगे, स्त्रीलिंग कहलाएंगे। याद रखना, पहाड़, पर्वत, पहाड़ हो गए पुल्लिंग, लेकिन नदियों के नाम क्या हो गए, स्त्रीलिंग हो गए, ठीक है। अब देखो, लेकिन महानता, घबराहट, ये लग रहे हैं पुल्लिंग जैसे, लेकिन स्त्रीलिंग शब्द है। और किसी शब्द के कोई शब्द अगर ई की मात्रा भी खत्म होता है तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। आ का मात्रा पे ख़त्म हो, ई की मात्रा पे ख़त्म हो, तो सारे शब्द क्या कहलाएंगे, स्त्रीलिंग कहलाएंगे। ठीक बेटा। तो आज मैंने आपको दो बताया, एक तो बताया, दो टॉपिक्स मैंने आज कवर किया। पहला तो वर्ण विच्छेदन और दूसरा लिंग, है ना। और दोनों आप हमेशा ग्रामर में आपकी हमेशा ही रहता है कि वर्ण विच्छेद करो या फिर लिंग निर्धारण करो या लिंग बदलो, जैसे लड़का से लड़की, है ना, माता से पिता, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो ये जो मैंने वीडियो भेजूँगी ना, तो अच्छा से पढ़ लेना। लेकिन जब मैं PDF सेंड करूँगी तो ये आसान नहीं रहेगा, सिर्फ डेफिनेशन वाले होंगे ताकि आप शॉर्ट टर्म में लिख सको। एक्सप्लेन वाला मोड मेरा दूसरा रहता है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में मैं ज़्यादा डालती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, लेकिन रिटर्न में आपको उतना नहीं लिखना है।
ओके। सो घबराना मत कि मैम ने इतना सारा एक्सप्लेन करा दिया, मुझे लिखना पड़ेगा, इतना नहीं लिखना, लिखना काम पड़ेगा, ठीक है बेटा। चलो अब मैं जाती हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बेटा, टेक केयर, स्टे होम, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, ओके।